नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो भी स्टडी है एक निरंतरता के साथ चल रही होगी। हमारी मुलाकात थोड़ा डिले हो रही है और जैसा मैंने आप सभी को पहले ही बोला था कि हमारी जो भी मुलाकात होगी एक निरंतरता के साथ नहीं हो पाएगी, लेकिन जैसे जैसे मेरे पास टाइम होगा उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के समक्ष कुछ ना कुछ वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट होता रहूँगा। तो लास्ट टाइम हमारी मुलाकात काफ़ी दिन पहले हुई थी और मैं कोशिश भी करता हूँ कि आप लोगों के समक्ष हमारी मुलाकात हो, कुछ मुद्दों पर डिस्कस हो, लेकिन होता क्या है कि टाइम के अभाव में हमारी मुलाकात नहीं हो पाती है। और आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज दीपावली का दिन है और दीपावली का दिन है, हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको, लेकिन एक इम्पोर्टेंट डे आज है जिसको हम लोग कहीं ना कहीं नहीं होता है कि उसको शायद हमारे ध्यान से हट गया है या उसको हम लोग याद करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं या जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। एक अपनी जो भी अपना कल्चर है, पार्टिकुलरली एक रिलीजन का, उसके तरफ हम लोग एक मूव हो गए हैं। हो सकता है हम लोग ये चीज़ें भूल गए हैं कहीं ना कहीं कि हमारा एक कुछ नेशनल है, हमारा कुछ हमारा एक राष्ट्रवाद है। उस राष्ट्रवाद में भी कुछ लोग हैं जिनका चाहे आज हम लोग जो राइट टू स्पीक है, चाहे जो भी अब जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन है, आज जो हम लोग फ्री मूवमेंट कर लेते हैं, चाहे फ्री टॉक करने की हमारी इजाज़त है, चाहे कहीं घूमने की आज़ादी है, वट एवर जितने प्रकार की जो फ्रीडम है, कहीं ना कहीं जो हमारे ग्रेट लीडर रहे हैं उनका एक विशेष योगदान इसमें रहा है। तो उसी में थे एक आप सभी को पता ही है जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और आज उनकी जयंती है और उस जयंती को हम लोग चिल्ड्रन डे के नाम से भी जानते हैं। और बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि चाचा नेहरू के नाम से फेमस थे। उनकी जो भी एक टर्म्स एंड कंडीशन जो भी था, एक जो स्टोरी के टर्म में हम लोग उनको जानते हैं, आप सभी को पता ही होगा। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा एक कुछ जो विशेष था उनके लाइफ में उस पर इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं होगा, मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा सागर में गागर भरने का प्रयास करूँ, जल्द से जल्द समेट लिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी डिले हो चुका है और सब लोग जो हैं दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं और दीपावली सेलिब्रेशन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगेगी, मेरे को उम्मीद करता है। तो जो भी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा हम लोग एक दूसरे को एक टॉपिक के माध्यम से जानने का प्रयास करें। तो 14 नवंबर 1989 को उनका डेट ऑफ बर्थ है और हुआ क्या कि यूपी में उनका जन्म हुआ था और एक अच्छे फैमिली से थे और उनकी जो भी एक अच्छे फैमिली से आते थे और अच्छे फैमिली से आने के साथ उनका जो भी एक इन्वायरमेंट था, उस इन्वायरमेंट को उन्होंने एक होता है ना, जनरली आप लोगों को पता भी होगा कि जिस टाइप का जो इन्वायरमेंट मिलता है, कल्चर मिलता है, जिस टाइप के जो लोग होते हैं अगल बगल, तो उससे इंसान क्या होता है कि उसके अराउंड अपने आप को ढाल लेता है। और उनकी जो एजुकेशन हुई वो फाइनली जो देखा जाता है वो अब्रॉड में हुई और वहाँ पर अपना एजुकेशन किए और लगभग मान के चलिए, मैं ज़्यादा डेप्थ में उनकी जो स्टोरी के टर्म में बांटने का प्रयास नहीं करूँगा, बताने का प्रयास नहीं करूँगा, जो चीज़ें आप लोगों को पता है। और उसके बाद मैं डायरेक्टली मुद्दे पर आऊँगा कि मतलब जो विशेष हैं जो हमारे कंट्री के लिए जो हम लोग को जानना चाहिए, उस पर हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो जब वहीं 1912 और 13 के आसपास जो वो यहाँ पर इंडिया आए और इंडिया आने के बाद जैसा आप लोगों को पता है कि उस समय हमारी जो कंट्री थी वो गुलाम थी। उस समय जो ब्रिटिश थे वो रूल कर रहे थे, ब्रिटिश इंडिया थी और हमारा कंट्री जो था वो गुलाम था। उसके बाद आने के बाद जब ये कंडीशन देखे उन्होंने तो उन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। उसी समय मान के चलिए कि वहीं उसी समय एक आध साल के इधर उधर में महात्मा गांधी भी साउथ अफ्रीका से यहाँ पर आए। और देखिए, अगर देश को अगर आपको समझना है, इंडिया को कल्चर को समझना है, अगर फ्रीडम को आप लोगों को इसका एक आधारभूत समझ रखना है, तो आपको दो तीन लोगों को तो आपको जो भी प्रिंसिपल है समझना पड़ेगा। एक तो आपको गांधीवाद, आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि गांधीवाद क्या है। आप गांधीवाद को अपने जो भी पर्सनल लाइफ से भी उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक, क्योंकि होता क्या है कि गांधीवाद सब कोई नहीं समझता है।
और जो नहीं समझते हैं वो लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। और जब तक आप डेप्थ में जाकर के उनकी जो वास्तविक प्रिंसिपल है उसको जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आप छोटी मोटी बातों के आधार पर, एक नहीं होता है कि जजमेंट के तौर पर आप कुछ कर नहीं कर सकते हैं। छोटी मोटी बातें आपने कहीं इस बुक में कुछ पढ़ा, उस बुक में कुछ पढ़ा, उस आधार पर आप नहीं होता है कि आप एक जो पार्टिकुलरली जो जजमेंट होता है, एक रिजल्ट होता है, एक कंक्लूजन होता है, उस कंक्लूजन आप नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को उनको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप डेप्थ में पढ़ेंगे तो शायद मेरे को उम्मीद है कि आपको एक लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगी। दूसरा ये है कि नेहरूवाद को भी आप लोगों को समझना होगा। और तीसरे हैं पटेल। ये तीन लोग जो थे, जो कि बहुत से लोग थे, मैं किसी एक की नहीं कह रहा हूँ कि मतलब यही तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत लोग थे, लेकिन अगर आपको मतलब आज़ादी से रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से समझना है तो ये दो तीन लोग जो हैं इनको आप लोग को अच्छे से समझना होगा, तभी जाकर आपको कहीं ना कहीं आप लिंक को जोड़ पाइएगा। तो उसके बाद जब जैसा कि आप सभी को पता है कि 1919 के आसपास गांधी जी और ये दोनों एक दूसरे से संपर्क में आए, और संपर्क में आने के बाद इन्होंने एक नहीं होता है कि अपना स्टार्टअप डेवलप शुरू कर दिया यहाँ पे, कि मतलब कैसे स्ट्रगल करना है, क्योंकि दोनों आदमी की जो एक थिंकिंग थी काफी हद तक मैच करती थी। इन द सेंस आप समझ लीजिए कि जैसे गांधी जी का एक प्रिंसिपल था कि जैसे आप कभी भी वार करते हैं तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको चाहिए कि थोड़ा सा आप स्ट्रगल किए, फिर आपने अपने आप को रोके, फिर स्ट्रगल किए, फिर रोके। तो जिसको आप बुक वगैरह में देखिएगा तो संघर्ष विराम संघर्ष के नाम से जाना जाता है। तो उस टर्म में दोनों आदमी की एक अपनी ओपिनियन थी, और दोनों आदमी इस पर कहीं ना कहीं अपना एक नहीं होता है कि तैयार थे कि हाँ ये अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हम लोगों को सफलता मिले। वट एवर उसका रिजल्ट क्या था नहीं था आप लोगों को राहत तौर पर पता भी होगा। जब वैसे आप लोगों को सारी कहानी मेरे को पता है कि पता होगा, मैं नहीं चाहूंगा कि मतलब 1920 में क्या हुआ, 1930 में क्या हुआ, और क्या बोलते हैं हमारे देश कैसे आज़ाद हुई, ये सारी चीज़ें आप लोग को पता होगी। जब देश हमारा आज़ाद हुआ, मैं बात करूँ 1947 के बाद से, जब मानिए कि 26 जनवरी 1950 को जब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ, जब लागू हो गया उसके बाद से, तो उसके बाद जब देखिएगा तो बहुत सारे मतलब एक समस्या हमारे कंट्री के आसपास डेवलप होना शुरू हो गई कि जो इकोनॉमी था कैसे किया जाए, उसको मतलब क्लोज किया जाए या ओपन किया जाए। क्योंकि आप ओपन करेंगे तो ऑलरेडी जो था वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई हुई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑलरेडी हम लोग नियर अबाउट 200 ईयर का जो था वो किसी के गुलाम रह चुके थे, और गुलाम रहने के बाद हम लोगों को एक कहीं ना कहीं ये होता है ना कि एक डर अंदर एक समा चुका था, और डर समाने के बाद ये होता है कि आदमी उसके तरफ नहीं जाना चाहता है। और फाइनली उन्होंने क्या किया कि मतलब एक क्लोज इकोनॉमी का वहाँ पर एक प्रिंसिपल लाया गया। अभी अगर मैं नेहरू जी की बात करूं तो बहुत सारे लोग होंगे उनको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं चाहे वो भाखड़ा डैम हो गया, चाहे वो आईआईटी हो गया, मेडिकल हो गया, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हो गए, चाहे पीएसयू हो गए, चाहे वो मैं बात करूं पंचवर्षीय योजना हो जाए, ये सारी चीजें जितने भी प्रिंसिपल आते हैं ये सारे प्रिंसिपल ये नेहरू जी के द्वारा लाए गए थे। और उन्होंने कोशिश किया था कि इन सारे माध्यमों से एक दूसरे को जोड़ा जाए। और 1951 का जो 50 का जो एरा था, जो हाल ही में जो हमारा जो कंट्री था वो ब्रेक हुआ था इन द टर्म्स ऑफ, आप समझ सकते हैं डिवाइड हुआ था पाकिस्तान के टर्म में। तो ये कहीं ना कहीं एक नहीं होता है कि एक दर्द था हमारे कंट्री के लोगों में, कि नहीं होता है कि हमारा ही पार्ट अलग हो जाता है। तो हमारा पार्ट अलग होने का एक नहीं होता है कि थोड़ा सा, चाहे आजकल के कंडीशन में आप समझते हैं देखते हैं कि जब दो लोग होते हैं, दो भाई होते हैं, अगर एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता है। और इसी के टर्म में उन्होंने नहीं होता है कि अगर आप बिपिन चंद्रा को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, और उनका बुक पढ़िएगा आप लोग तो बहुत शायद मतलब एक नहीं होता है कि एक सुकून मिलेगा, मतलब इंडिया से रिलेटेड चीज को लेकर के। मैं वो जो बुक पढ़ रहा था तो उसमें बिपिन चंद्रा लिखते हैं उसमें कि देखिए जो भी संप्रदायवाद का मतलब ये होता है कि जैसे दो जो
जब दो या दो से ज़्यादा समुदाय होते हैं, चाहे दो समुदाय समझ लीजिए या दो से ज़्यादा समुदाय समझ लीजिए, एक दूसरे में नहीं होता है कि मतलब अलगाव डेवलप होने लगता है, तो उसको हम लोग संप्रदायवाद के टर्म में समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो उनका मानना था कि अगर सेपरेशन अगर होता है तो कहीं ना कहीं एक रिलीजन बहुत बड़ा फैक्ट होता है, और उनका मानना था कि अगर नेशनल की अगर जब बात कीजिए, अगर चाहे आप कंट्री की बात कीजिए, एज ए लीडर बात कीजिए, तो वहाँ पर रिलीजन कोई मैटर नहीं करता है। अगर मैं बात करूँ वही 1951 1952 की, तो सोमनाथ मंदिर का जो जब नया नया बना हुआ था उस समय, जो बहुत बार बना, मैं उस स्टोरी पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वह मान के चलिए कि चौथी पांचवी शताब्दी से लेकर के अभी लगभग 8-10 बार तोड़ा गया, बनाया गया, तोड़ा गया, बनाया गया, मतलब लास्ट डेवलपमेंट की मैं उसकी बात कर रहा हूँ 1951-52 के आसपास। तो उसका जो उद्घाटन करना था तो उसमें नेहरू जी को जाना था, लेकिन नेहरू जी ने जाने से मना कर दिया, जहाँ पर जो क्या बोलते हैं उस समय जो राष्ट्रपति थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, उनको थोड़ा सा एक नहीं होता, एक गिल्टी फील होता था, क्योंकि मतलब क्यों ये नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने एक नहीं होता है कि जो हमारी जो कंट्री है, तो एक एकल जो भी रिलीजन होता है उसको नहीं मानती है, हमारे जो भी है सारे धर्मों को इक्वल एक नहीं होता है कि दर्जा दिया गया है। तो अगर इन सारे धर्म का अगर एक मुखिया होता है, एम्पेरर होता है, किंग होता है, जहां पना होता है, वट एवर जो भी आप समझ सकते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का उद्घाटन नहीं कर सकता है, उनका प्रिंसिपल था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी एक थिंकिंग थी कितनी मतलब टॉप लेवल की थी, और उस उद्घाटन को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बट वट एवर जो भी हो, मेरा मतलब है कि इसको आप लोगों को निगेटिव टर्म में नहीं लेना है। एक जो भी स्टोरी है उसको आप लोगों को बस समझ लेना है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, उनकी प्रिंसिपल को समझने का प्रयास कीजिए, उनका मोटो था वो समझने का प्रयास कीजिए। बिपिन चंद्र अपने बुक में लिखते हैं कि जब भी अलगाव होता है अगर दो रिलीजन के बीच में, तो सबसे बड़ा ये मुद्दा होता है कि जैसे अगर एक हिंदू है एक और एक मुस्लिम है, और जब उसमें अगर ये आ जाती है कि मैं इंडियन हिंदू हूं और कोई ये सोचता है कि मैं इंडियन मुस्लिम हूं, और पहला स्टेज ये होता है जब इस टाइप के कंडीशन अगर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, तो एक फर्स्ट पार्ट होता है सेपरेशन का। दूसरा ये होता है कि मतलब ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से अपना ताल्लुक हटा लेते हैं कि उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। और तीसरा जो स्टेज होता है जो बहुत डेंजर होता है, तीसरा स्टेज इस टर्म में आप समझने का प्रयास करें कि जैसे मैं कहूं कि एक जैसे हिंदू है और एक मुस्लिम है, तो मुस्लिम यह जानने का प्रयास करने लगता है कि हमारी डेवलपमेंट तभी होगा जब सामने वाले को मैं नहीं होता है कि उसको हटा दूं। हिंदू ये सोचने लगता है कि हमारी डेवलपमेंट तब होगी जब मैं सामने वाले को हटा दूं। ये हिंसात्मक हो जाता है। जब ये हिंसात्मक हो जाता है तो यही सेपरेशन और संप्रदायवाद एक करके एक सेपरेट कर देता है एक दूसरे को। यही कंडीशन कहीं ना कहीं इंडिया में डेवलप हुआ था। तो ये जो था वो कभी नहीं चाहते थे कि नेशन को रिलीजन से डेवलप किया जाए और उसको एक दूसरे से जोड़ा जाए। ये कोई मैटर नहीं करता है। जो हमारी जो एक रिलीजन होना चाहिए, एक इंडियन होना चाहिए, ये मैटर नहीं करता है कि मतलब आप कौन से रिलीजन से आते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है। चाहे आप यूरोपियन कंट्री को उठा करके देख लीजिए, आप यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अभी मान के चलिए कॉन्फेडरल के टर्म में देख सकते हैं उसको काफी हद तक। तो यूरोपियन यूनियन में क्या है कि जब लगभग अगर मैं बताऊं यूरोपियन यूनियन की कहानी, कि लगभग मान के चलिए कि यूरोप में लगभग 44 आपका कंट्री है, उसमें अगर 44 उसमें कंट्री हैं और टोटल 44 का टोटल ऑल ओवर इंडिया के, अगर मैं सॉरी इंडिया नहीं टोटल वर्ल्ड की बात करूं तो 44 कंट्री जो है वो टोटल ऑल ओवर जो वर्ल्ड है उसका 27% जीडीपी यहाँ होता है। सोचिए कितने कम लोग हैं, और इतने कम लोग होने के बाद एक जैसे मान के चलिए कि जैसे एशिया है, एशिया में लगभग नियर अबाउट 48-49 कंट्री हैं। इसमें कुछ बात विवाद है, जैसे कोई कंट्री किसी को नहीं मानता है, आप अलग अलग बुक में देख सकते हैं। तो वहाँ क्या है कि छोटे छोटे कंट्री हैं और छोटे छोटे कंट्री मिलकर के क्या किए हैं कि मतलब एक यूनियन बना लिए हैं।
तो लगभग मान के चलिए कि 28 लगभग जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद से एक दो चीजें डेवलप हो गई, एक यूएसएसआर के टर्म में आप समझ सकते हैं और एक यूनाइटेड स्टेट्स के टर्म में समझ सकते हैं। दोनों बहुत ही डेवलप हुए और दोनों डेवलप होने के बाद एक समय जब यूरोप था जो अपने चरम सीमा पर डेवलप हो रहा था, एक समय आने के बाद ऐसा हुआ कि मैंने उसकी स्थिति खराब हो गई और इसी कंडीशन को जोड़ने के लिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया और इतने लगभग 28 कंट्री में उन्होंने एक यूनियन बना रखा है। सब कंट्री में आप एक दूसरे के आप कंट्री में जा सकते हैं, कोई जैसे हम लोग का जैसे राज्य है, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां जाइए, रहिए, जॉब कीजिए, किसी वीजा टर्म्स एंड कंडीशन का मैटर नहीं करता है, ट्रेड कीजिए, इधर उधर कुछ भी कर सकते हैं आप। वहां पर उन्होंने कंट्री के बीच में बना रखा है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उनकी एक मानसिकता है, एक डेवलपमेंट है कि उनकी थिंकिंग एक टर्म में डेवलप हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा माना कि उनका एक रिलीजन था जो समान था। हमारे अंदर क्या था कि हम लोग मतलब नहीं होता है कि एक रिलीजन के टर्म में अपने आप को बांट लिए और बांटने का फायदा क्या हुआ कि एक तो देश हमसे गया ही, उसके बाद आज तक हम लोग उसी में उलझे हुए हैं। तो नेहरू का जो प्रिंसिपल था वो हमेशा यकीन करते थे कि वह सोशलिज्म जो था वो इंडिया में डेवलप हो, एक जो समाजवाद यहाँ पर आए। समाजवाद का मतलब ये होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समझ रहे हैं ना, कि मतलब हर किसी को मतलब इक्वल हो। जैसे एक है कि किसी के पास इतना पैसा है और किसी के पास खाने के पैसे नहीं है, तो इस चीज में वो यकीन करते थे और यही कारण था। अगर मैं बात करूं आपका मतलब 1951 और 2 के बीच में कुछ एमेंडमेंट किए गए और एमेंडमेंट करने के बाद मतलब नौवीं सूची को डेवलप किया गया और उसमें क्या हुआ कि मतलब जो लैंड था, लैंड का जब आप लैंड के प्रति आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, उसका प्रावधान बना करके उसमें 9th शेड्यूल में डाल दिया गया ताकि आप अपने जमीन से संबंधित मुद्दे को लेकर के, नहीं होता कि किसी के पास 10 है तो उसमें से कुछ लेकर के किसी गरीब को दिया जाए। तो इस टर्म्स एंड कंडीशन में एक होता है कि गवर्नमेंट को, तो उस मैटर में आप मतलब अदालत नहीं जा सकते। तो इस टाइप से उनका एक बहुत प्रयास था कि मतलब नहीं होता है कि सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, किसी प्रकार की समस्या ना हो। और मैं बात करूं यहाँ पर थोड़ा सा उनकी, देखिए अब 1947-48 के आसपास एक बहुत कंट्रोवर्सी भी यहाँ पर डेवलप हो गई थी। मैं थोड़ा सा अगर थोड़ा सा डिबेट हो ही रहा है तो थोड़ा सा और भी बैकग्राउंड आप लोग जान लीजिए। अब जब प्राइम मिनिस्टर बनाने का जब बात हुआ था तो उस समय एक बहुत सारा एक नहीं होता है कि मुद्दा डेवलप होकर आ गया था सामने कि किसको बनाया जाए कि प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उस समय एक और जो थे वो जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उन्होंने एक अगर इंटीग्रेशन की बात करें, यूनिफिकेशन की बात करें तो उनका एक बहुत अहम रोल था। चाहे वो जूनागढ़ का मैटर हो जाए, चाहे आपका हैदराबाद का मैटर हो जाए, चाहे आपका क्या बोलते हैं आपका कश्मीर का मुद्दा हो जाए, ये इस तीनों में अगर देखा जाए तो उनका एक बहुमूल्य योगदान रहा है कि आज हमारी जो भी इंडिया है एक बद्ध है और इतनी बड़ी हमारी ज्योग्राफिकल एरिया है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो शायद कहना कुछ मुश्किल है कि मतलब हमारी ज्योग्राफिकल एरिया आज कैसी होती। तो उस समय एक कंडीशन डेवलप हो गया था कि मतलब किसको बनाया जाए पीएम। तो उस समय पहले ही था कि गांधी जी उन्होंने कमिटमेंट ही कर दिया था कि हम लोगों को जो भी जब हम बनाएंगे तो नेहरू को बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा मुद्दा था कि आखिर नेहरू को ही क्यों। तो उसमें 2-3 चीजें थी उस समय। एक था कि गांधी जी का जहां तक बात था, इसमें भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊं जिसके माध्यम से आप इसको समझने का प्रयास करें कि रियल में बात क्या था। देखिए वो एक लंबे समय इंडिया से बाहर रहे थे तो उनको एक आइडिया था कि मतलब कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो रिलेशन कैसे डेवलप किया जाता है उनको पता था। और बाकायदा उस समय एक इंग्लिश भी उनको अच्छी जानकारी थी और अच्छा समय वो इंग्लैंड में रहे थे, पढ़ाई किए थे, वकालत का स्टडी किया था और एक पॉलिसी था और एक ओरिएंटर अच्छे थे, वो मतलब अच्छे डिबेट करते थे लोगों के बीच में। उनका एक बोलने का तरीका, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने का तरीका ही
बहुत बेहतर था। तो इस आधार पर जो थे महात्मा गांधी ये चीजें सोच लिए थे कि मतलब इन्हीं को बनाएंगे। लेकिन सरदार पटेल में क्या था, थोड़ा सा एक नहीं होता है कि थोड़ा सा इन द सेंस आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा ये उग्र थे, और एक नहीं होता है कि मतलब थोड़ा सा जो डिसीजन लेते थे थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिया करते थे। और इन्होंने एक अनुभव के दृष्टिकोण से जवाहरलाल नेहरू के टर्म में उतना एक्सपीरियंस नहीं थे। दोनों आदमी थे, दोनों आदमी का बेहतर योगदान था, लेकिन अगर मैं बात करूं कि दोनों का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो अनुभव था वो व्यापक था। और उस समय के लिए अगर सुटेबल देखा जाए तो सुटेबल जो थे वो जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो इस कंडीशन में था कि मतलब इसको बना दिया गया जवाहरलाल नेहरू जी को, और वो पहले प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद यहीं अगर मैं यहीं एरा की बात करूं 1950-51 में एक रिफ्यूजी थी, और रिफ्यूजी ने कहा जाता है कि एक रिफ्यूजी लेडीज थी जो नेहरू के गला पकड़ लिया था। अब गला पकड़ के बोली थी कि आप तो मतलब पीएम बन गए यहाँ पे, और मेरा जो भी फैमिली था मैं यहाँ पर इंडिया में बच गई, और बाकी जितने मेंबर थे मेरे सारे मेंबर पाकिस्तान चले गए, मेरे को क्या मिला। वहां पर खड़े हो गए बहुत नम्रता के साथ जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने कहा कि हे बहन, बहन से संबोधित किया था कि आपकी सबसे बड़ी आजादी ये है अभी के समय में कि आप एक प्राइम मिनिस्टर के गला पकड़ के आप क्वेश्चन कर रही हैं, ये है आपकी आजादी। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्या वो कंडीशन आज के समय में है? क्या नहीं है। तो इस प्रकार के हमारे जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। तो और भी बहुत सारी जो उनकी जो कंडीशन था हमारे कंट्री के प्रति, बहुत सारे उन्होंने काम किया है। एक चीज उन्होंने, आपने सुना होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, और जितने भी जब मानिए कि जैसे आपका लैटिन अमेरिका वगैरह आ गया, और क्या बोलते हैं अफ्रीका आ गया, ये छोटे छोटे जो जितने कंट्री थे वह अभी अभी नहीं होता है कि आजाद हो रहे थे दूसरी क्या बोलते हैं वर्ल्ड वॉर के बाद। और उस समय दो जो था कंट्री अपने आप में बहुत डेवलप हो रहा था, एक यूएसएसआर और एक यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट दोनों में इतना ज्यादा एक नहीं होता है कि मतलब कोल्ड वार डेवलप हो गया था, और कोल्ड वार के ये हो गया था कि दोनों एक नहीं होता है कि जो पूरा वर्ल्ड था दो खेमे में बढ़ता जा रहा था। और उसमें ये चीजें था कि अगर मानते हैं कि आप किसी में समाहित हुई, चाहे आप अमेरिका के साथ जाइए चाहे आप यूएसएसआर के साथ जाइए, अगर आप यूएसएसआर के साथ जाते हैं तो अगर यूएसएसआर का किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है अमेरिका के किसी कंट्री से, किसी अलाई के साथ, तो आपको अपना सेना भेजना पड़ेगा, आपको मैंने अपना जो भी यूक्रेन है वो देना पड़ेगा। तो एक तो हम लोग उस समय अभी आजाद हुए थे, समझिए इस चीज को, आजाद होने के बाद